सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर सबसे पहली डिजीज़ पढ़ेंगे, वो है अस्थमा। अस्थमा को हम दमा कहते हैं और ये क्रोनिक डिजीज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इसमें होता क्या है कि जो ब्रोंकाई है ना लंग्स की, इतनी ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि डिफ़िकल्टी होती है, सांस लेने में मुश्किल होती है। इन एडिशन देयर इज, अब इसमें क्या होता है, दो वजह से, या तो मसल स्पाज़म में चले गए हैं जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन हुई है, या फिर ब्रोंकियल सिक्रीशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन हो जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, अस्थमा जो है उसकी वजह से ब्रीथिंग क्यों मुश्किल हो जाती है। एयर है वो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज से और माउथ से, और जाता है ट्रेकियल ट्यूब्स में। ठीक है, उसके बाद जो है, अगर अस्थमा वाला नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, तो मसल्स जो होते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स के इर्द गिर्द वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और टिश्यू जो है वो थिन हो जाता है ताकि वो उसको अलाउ कर सके एयर को अंदर। ठीक है, लेकिन अस्थमा वाला पर्सन जो है उसके ब्रोंकियल ट्यूब्स के मसल टाइट और थिक होते हैं जो कि एयर को पास नहीं होने देते। ठीक है ना, और वो जो एयर पैसेजेस है अस्थमा वाले बंदे की, वो क्या हो जाती हैं, वो इन्फ्लेम हो जाती हैं और म्यूकस से भरी हुई होती हैं। ठीक है, और इसके लिए मुश्किल हो जाता है एयर को अंदर लेके जाना। ठीक है, अब मास्ट सेल्स की क्या मतलब इस थ्योरी है इसमें, जो मास्ट सेल है ना, ये बहुत की मतलब ऐसे में भी एलर्जी है ना, टाइप ऑफ एलर्जी, दमा जिसको हम कहते हैं। अब मास्ट सेल जो है वो एलर्जीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहते हैं कि जब भी कोई ऐसा एंटीजन हमारे सामने आए, हम एक्सपोज हो जाएं, जैसे अक्सर लोगों के एंटीजन्स क्या होते हैं, या डस्ट या फिर पॉलन्स वगैरह, जब उसके लिए एक्सपोज हो जाते हैं तो एलर्जिक अस्थमा जो है वो उन एलर्जिक अस्थमा वाले बंदों को एकदम से एक्यूट सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं उस एंटीजन के एक्सपोज के साथ ही, जैसे कफिंग, वीजिंग, हाँफते हैं, कफिंग करते हैं, या फिर डिस्पनिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग जिसको हम कहते हैं। आईजीई जो है, आईजीई एक प्रोटीन है जो कि मास्ट सेल्स के ऊपर लिखी लगी हुई होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया जिसकी वजह से हमें एलर्जी है, वो जाके आईजीई के साथ बाइंड हो जाती है, लिंक हो जाती है, जिससे क्या होता है, मास्ट सेल ब्रेक डाउन हो जाता है, लाइसिस हो जाती है उसकी, और उसमें से एक मेडिएटर्स निकलते हैं जैसे हिस्टामीन, ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन 3, थ्रोम्बोक्सिन बी और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ये सारे निकल जाते हैं मास्ट सेल से बाहर। अब क्या होता है, मास्ट सेल है, मास्ट सेल से जब ये सभी इंटरल्यूकिन्स निकल आते हैं तो इनका काम है स्मूथ मसल की कंस्ट्रक्शन करा देते हैं, एयरवे की एडेमा कॉज करते हैं, तो एयरवेज फलन हो जाती है और स्मूथ मसल कंट्रैक्ट हो जाती है जिस वजह से एयर अलाउ नहीं होता। अब जो एक एपीसी होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, वो क्या करता है, एक एंटीजन को जो है अपने अंदर डाइजेस्ट करता है और फिर उसको टी सेल्स के हवाले करता है। ठीक है, टी सेल्स ये है। ठीक है, फिर क्या होता है, टी सेल जो है कन्वर्ट होते हैं TH2 में। TH2 सेल जो है तो उनके अंदर ये पावर है कि वो बनाते हैं बहुत सारे साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या है, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 9। ठीक है, इंटरल्यूकिन 4 का काम होता है वो आईजीई की सिंथेसिस करेगा, आईजीई की सिंथेसिस करके ये बी सेल के जरिए आईजीई की सिंथेसिस करेगा और माँ सेल के ऊपर अटैक करवाएगा। ठीक है, इंटरल्यूकिन 5 का काम होता है, क्या करता है, इसिनोफिल्स को मैच्योर करता है, ये इसिनोफिल्स हैं, ईओएस जो लिखा हुआ है, इसको मैच्योर और एक्टिवेट करता है। ठीक है, ताकि वो अपना एक्शन परफॉर्म कर सके फिब्रोब्लास्ट के ऊपर। और I9 इंटरल्यूकिन 9 एंड इंटरल्यूकिन 13, उनका काम होता है कि ये क्या करते हैं, ग्लोबुलेट सेल की हाइपरप्लेजिया, ये ग्लोबुलेट सेल्स हैं ना, इनकी हाइपरप्लेजिया करते हैं। हाइपरप्लेजिया क्या है, एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, हाइपरप्लेजिया करते हैं ग्लोबुलेट सेल्स की, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बाहर से जैसे एंटीजन आया, टी सेल्स के हवाले हुआ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसे बाहर से लेके आया, टी सेल को पता चला, टी सेल कन्वर्ट हो गया TH2 में, TH2 ने क्या सिक्रेट किया, IL4, IL5, IL9, IL13। IL4 का काम है बी सेल के जरिए आईजीई मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करे, मास्ट सेल्स में से एस्टामिन लुकिन निकलेंगे और स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे। इसी तरह IL5 का काम है सीन फिलिक सेल्स को एक्टिवेट करे, वो जाके अपने फिब्रोब्लास्ट के ऊपर काम करेगा और फिब्रोब्लास्ट की डिपोजिशन करवाएगा। और इसी तरह IL9 और IL13 का क्या काम है कि वो हाइपरप्लेजिया कॉज करेगी, ग्लोबुलेट सेल्स एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएंगी, जो ग्लोबुलेट सेल्स ऑलरेडी म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे थे, जब वो ज़्यादा हो जाएंगे तो म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये वही सारी चीज़ें हैं कि ये पूरा प्रोसेस में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है, अगर हम बात करें कि क्या होता है, एक्सपोजर होता है, एलर्जी या इरिटेंट्स के लिए हम एक्सपोज होते हैं, हमारी बॉडी में आईजीई की स्टिमुलेशन होती है, आईजीई मास्ट सेल्स की डिग्रेडेशन करा देती है, मास्ट सेल ब्रेक डाउन होता है, उसमें से 4 चीज़ें निकलती हैं, हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रेडिकिनिन और ल्यूकोट्राइन। प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है, एयरवे को हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस बनाती है। हाइपर रिस्पॉन्स मतलब एयरवे हमारा हर चीज़ के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, म्यूकस ज़्यादा सिक्रेट करेगा, इन्फ्लेमेशन और ब्रोंकोस्पाज्म, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, म्यूकस ज़्यादा सिक्रेट होगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिव कफ, नॉन प्रोडक्टिव कफ, और जब ब्रोंकोस्पाज्म हमारे ब्रोंकोस्पाज्म में चले जाएंगे तो हम सांस नहीं ले सकेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, वीजिंग, हाँफने को कहते हैं, चेस्ट टाइट हो जाएगी क्योंकि हम एयर अंदर नहीं लेके जा रहे, पीक फ्लो वेरिएबिलिटी होती है, पीक फ्लो जो है हमारा एयर फ्लो जो होता है चेस्ट के अंदर बाहर, वो वेरिएबली चेंज होता रहेगा।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है डिफरेंस बिटवीन एस्थमा एंड सीओपीडी। एस्थमा में हमने पढ़ लिया ना कि हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है, ये एक एलर्जी है, किसी भी वजह से हाइपर रिस्पॉन्स हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो शो कर रहा है, ठीक है, जिसमें मास्ट सेल्स वगैरह सारे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लेकिन जो सीओपीडी है वो डिफरेंट चीज़ है। अब ये देखें, जो ब्रोंकियल एस्थमा और सीओपीडी का डिफरेंस है, ब्रोंकियल एस्थमा बचपन से ही होता है किसी बंदे को ये, ठीक है, चाइल्ड या यंगर एज में। सीओपीडी ओल्ड एज में होती है, ज़्यादातर 50 साल के बाद, ठीक है। और ब्रोंकियल एस्थमा की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, यानी कि वो सांस अंदर नहीं ले सकता, बस चेस्ट टाइट हो जाता है। सीओपीडी में खाली कफ और स्पूटम होता है। डायर्नल वेरिएशन मतलब साल में चेंज होना, तो डायर्नली एस्थमा चेंज होता है, यानी कुछ खास मौसम होते हैं जिसमें दमे के मरीजों को ज़्यादा तकलीफ होती है। सीओपीडी में कोई ऐसा डायर्नल वेरिएशन नहीं होती है, अगर एक बार हुआ तो होगा। हिस्ट्री ऑफ एलर्जी जो है एस्थमा में होती है, सीओपीडी के साथ कोई लेना देना नहीं है। स्मोकिंग की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है सीओपीडी में, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी हो सकता है। ब्रोंकियल एस्थमा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मतलब जेनेटिक भी हो सकता है। चेस्ट एक्सरे जो है तो एस्थमा में यूजुअली नॉर्मल आता है, सीओपीडी में नॉर्मल। एओसिनोफिल्स एस्थमा में ज़्यादा हुए होते हैं, सीओपीडी में नॉर्मल होते हैं। और आईजीई और एओसिनोफिल दोनों एस्थमा में ही ज़्यादा हुए होते हैं। रिस्क फैक्टर्स से कॉमन कॉजेज क्या हो सकती है? एलर्जी हो, अगर किसको ट्रे ग्रास पॉलन व्हील पॉलन से, फैमिली हिस्ट्री हो एस्थमा की, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हों। अब ये पॉलन ट्रिगर करते हैं इम्यून रिएक्शन को। पॉलन्स कोई भी हो सकते हैं, ड्राई फाइन पाउडर, ट्रीज, ग्रास, वीड्स, ठीक है। और ये किसी भी जरिए यानी आइज़, नोज़ या लंग्स, स्किन किसी भी जरिए से कॉज करवा सकते हैं। इम्यून सिस्टम जो होता है वो पॉलन को एज ए इन्वेडर ट्रीट करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ बना देता है उसके अगेंस्ट, ठीक है। ये हिस्टामीन्स रिलीज होते हैं और हिस्टामीन्स अपना काम करते हैं, क्या कहते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करते हैं और उसको दमे का अटैक आ जाता है। क्या होता है सिम्टम्स? ब्रीथलेसनेस, वीजिंग यानी कि विस्लिंग साउंड, ऐसे सांस लेते हैं तो उनकी सांस में स्पेसिफिक साउंड आती है जैसे सीटी बज रही हो वैसे, ठीक है। कफ और चेस्ट टाइटनेस और चेस्ट पेन होता है, ठीक है। वीजिंग, वीजिंग खास तौर पे, ठीक है ना। और साथ में वीजिंग के बाद जो है तो ब्रेथलेसनेस, कफ और चेस्ट पेन। वीजिंग जो है ना ये एक करेक्टरिस्टिक है इस्तेमाल की, जैसे मैंने बताया था ना कि हर एक की करेक्टरिस्टिक, जैसे टीबी की करेक्टरिस्टिक नाइट स्वेट्स, फीवर और क्रॉनिक कफ, ठीक है, इसी तरह इसकी वीजिंग है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजियोलॉजिक इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। अब ये बताए गए हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 जो है तो वो ब्लड वेसल्स में होते हैं, और ब्लड वेसल्स में क्या कॉज करते हैं? कंस्ट्रिक्शन। बीटा 2 डायलेशन। हार्ट में बीटा 1 होते हैं, बीटा 1 टैकीकार्डिया और कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करवाते हैं। इसी तरह ये अल्फा 1 हार्ट में भी होते हैं जो कि उल्टा काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और B2 ब्रोंकाई में रिलैक्सेशन करते हैं। ये सारे सिंपैथेटिक जो रिसेप्टर्स हैं हमको बताए गए कि कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो जो अल्फा वाले हैं तो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 ये मुख्तलिफ जगहों पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब ये जो है तो रटा है सारा का सारा कि कहाँ पे क्या करवाते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन ड्रग्स की अगर हम करें तो एक तो ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे क्योंकि उनके ब्रोंकोस्पाज्म्स पे चले गए हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। एक तो ये जो हम पढ़ चुके हैं ना कि लंग्स में जो ये है। अब जो हम बात कर रहे हैं ना कि ब्रोंकाई में बीटा 2 हैं और जब बीटा 2 रिलैक्सेशन कॉज करते हैं, तो अगर हम इनको बीटा के मिमेटिक्स दे दें, ठीक है, मिमेटिक्स का मतलब एगोनिस्ट दे दें जिसमें सल्ब्यूटामोल, डर्बुटालीन, बम्बुटरॉल, सल्मेट्रोल, ठीक है, ये अगर हम दे दें एफेड्रीन, तो इससे क्या होगा? ब्रोंकास डायलेट होंगी इनकी। इसी तरह अगर हम मिथाइल जेंथाइंस दे दें, मिथाइल जेंथाइंस जो थियोफाइलिन, एमाइनोफाइलिन, कोलिन, थियोफाइलिन, डॉक्सीफाइलिन है, ये मिथाइल जेंथाइंस हैं। इसी तरह एंटीकोलिनर्जिक्स दे दें। एंटीकोलिनर्जिक्स कौन से होते हैं? एप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड और ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये है एप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसके बाद ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट भी हम देते हैं। ल्यूकोट्राइन जो हमने पढ़ा था, ल्यूकोट्राइंस भी सिक्रेट होते थे मास्ट सेल्स से और फिर क्या करते थे? स्पाज्म कॉज करते थे। उसी ल्यूकोट्राइन का एंटागोनिस्ट कौन सा देंगे? मोन्टेलोकास्ट और ज़ेफिरलोकास्ट, ठीक है। और इस तरह मास्ट सेल के स्टेबलाइजर्स देंगे कि मास्ट सेल ब्रेक डाउन ही ना हो, उसके अंदर सिस्टमिन वगैरह रिलीज ना हो, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफिन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, कीटोटिफिन। इसी तरह कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिस्टमिक इनहेलेशन दोनों दे सकते हैं। सिस्टमिक में हाइड्रोकॉर्टिसोन या प्रेडनिसोलोन बाय माउथ दिया जा सकता है। इसी तरह इनहेलर्स में भी होते हैं जिसमें बेक्लामिथासोन और ये देते हैं। एंटीआईजीई एंटीबॉडी दे सकते हैं। आईजीई एंटीबॉडी ही तो मेजर जो है तो वो कॉज करी थी मास्ट सेल की डिग्रेडेशन, तो अगर हम उसको एंटीबॉडी दे दें जिसमें ओमालिजुमाब आते हैं, ओमालिजुमाब, ये टोटल सारे ड्रग्स हैं इस्तेमाल के, ठीक है। अब 2 किस्म के होते हैं, एक होता है सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। अब बीटा 2 तो खाली लंग्स में नहीं है ना, बीटा 2 तो हार्ट में भी है ना, और पता नहीं कहाँ पे है। तो हम अगर सेलेक्टिव बीटा 2 देंगे, सेलेक्टिव बीटा 2 जो है सल्ब्यूटामोल, फेनोट्रोल, सल्मेट्रोल और टर्बोटोलिन है, तो ये खाली ऑन बीटा 2 रिसेप्टर्स पे काम करेंगे जो कि एयरवेज के स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है और खाली उनको ही रिलैक्स करेगा। ये एजेंट जो है स्मूथ मसल एयरवे को रिलैक्स करेंगे और इससे क्या होगा कि CMP का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी। बस इसी तरह काम करते हैं, ये ब्रोंको डायलेशन करवाते हैं बाय साइक्लिक EMP, बस ये याद रखें, ठीक है। मेजर साइड इफेक्ट क्या हो सकता है अब इसका? एंजाइटी, नर्वसनेस, ठीक है, ट्रिमर्स, डिजीनेस, हेडेक, नोजिया और डेंजरसली रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट।
अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिथाइल जेंथाइंस जो हम दे रहे थे, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं, मिथाइल जेंथाइंस, थियोफाइलिन वगैरह, इनका कैसे मैकेनिज्म है, ये कैसे रोक सकते हैं? ये ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करते हैं मिथाइल जेंथाइंस, जैसे कि कैसे कॉज करते हैं? नॉर्मली जो बैक्टीरियल की टोन होती है ना, यानी कंस्ट्रिक्ट होना है, रिलैक्स होना, ये साइक्लिक एमपी पर डिपेंड करती है। अब साइक्लिक एमपी जो है एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करता है एडिनाइल साइक्लेस, ठीक है। तो जब ये एटीपी को इस पर कन्वर्ट करने वाला होता है तो बीटा एगोनिस्ट हम दे सकते हैं, जो हमने सबसे पहले दिए थे बीटा एगोनिस्ट, ये वाले सल्बिटामोल। तो वो इसको स्टॉप करवा देंगे साइक्लिक एमपी पॉजिटिव, तो इससे क्या होता है? ब्रोंकोडाइलेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब जो है ये पॉजिटिव इफेक्ट यानी करवाओ डायलेशन, बीटा एगोनिस्ट पॉजिटिव का मतलब कि करवाओ डायलेशन। अब थियोफाइलिन का नेगेटिव इफेक्ट है, यानी डायलेशन क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन को कैसे रोकता है? नेगेटिव, यानी कि फॉस्फोडाइस्टरेज जो था वो इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा था जल्दी से, साइक्लिक एमपी को जल्दी से एमपी में कन्वर्ट कर रहा था फॉस्फोडाइस्टरेज। तो अब ये थियोफाइलिन इसको स्टॉप कर देता है फॉस्फोडाइस्टरेज को, ताकि साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट ना हो और डायलेशन होती रहे, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है? इसको एक्टिवेट कर रहा है एडिनाइल साइक्लेस को, ताकि साइक्लिक ज़्यादा बने, और साइक्लिक वाला एमपी ज़्यादा बनेगा तो डायलेशन होगी। और थियोफाइलिन क्या करे? फॉस्फोडाइस्टरेज जो कि इसकी ब्रेक डाउन करता था सीएमपी की, उसको स्टॉप करे ताकि सीएमपी फर्दर डायलेशन करता रहे। तो इस तरह से ये काम करते हैं मिथाइल जेंथाइंस, ये इनहिबिट करते हैं फॉस्फोडाइस्टरेज को, ठीक है। और 3 और 2 दोनों को, जो 3 है वो एलवी में होते हैं और 4 जो है वो सिनोफिल्स और मास्ट सेल्स में होते हैं। जो 3 है वो एक ऐसा एंजाइम है जो कि मसल की स्मूथ मसल्स की साइक्लिक एमपी को डिस्ट्रॉय करता है। ये हमने पढ़ लिया है पीछे, साइक्लिक एमपी को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा तो साइक्लिक एमपी नहीं डिस्ट्रॉय होगा। साइड इफेक्ट्स वही हैं, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टमक पेन, डायरिया, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर, स्लीप प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है इनका। ये क्या करते हैं कि लिपोकॉर्टिन बनाते हैं, ठीक है। लिपोकॉर्टिन की जब सिंथेसिस होती है तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन और लिकोट्राइइन को स्टॉप कर देते हैं। लिपोकॉर्टिन जब बन जाता है फिर वो प्रोस्टाग्लैंडिन और लिकोट्राइइन नहीं बने देता। और प्रोस्टाग्लैंडिन लिकोट्राइइन क्या थे? वो जो मास सेल्स के अंदर बंद थे, जो बाहर निकलते थे और स्पाज़म्स कॉज करते थे ब्रोंकियोल्स की। अब लिपोकॉर्टिन एक ऐसा प्रोटीन है कि जो कि लिपोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। और लिपोलाइट 2 इनहिबिट होगा तो क्या होगा कि अर्चिडोनिक एसिड नहीं बनेगा, अर्चिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, ठीक है। जो ये अर्चिडोनिक एसिड जो है मेडिएटर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करवाता है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जब आएगा ये बाहर से तो फॉस्फोलाइपेज A2 एक्टिव होगा, फॉस्फोलिपिड्स बनेंगे। और फॉस्फोलिपिड्स जो है तो वो क्या करते हैं? एचिडोनिक एसिड बनाते हैं, और एचिडोनिक एसिड से ही ये सारे बनते हैं। देखें, लिकोट्राइन, लिपोक्सिन, जो कि आगे जाके स्पाज़म्स करवा रहे हैं। अब इसको स्टॉप कराने के लिए कि एचिडोनिक एसिड ना बने, हम क्या करते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं जो कि लिपोकॉर्टिन बनाते हैं, और लिपोकॉर्टिन इसको ब्लॉक कर देते हैं फॉस्फोलाइपेज को। अब एचिडोनिक एसिड नहीं बनेगा और लिकोट्राइन्स भी नहीं बनेंगे, ठीक है। अब सोडियम क्रोमोग्लाइकेट जो हम दे रहे थे, याद है हम क्यों दे रहे थे सोडियम क्रोमोग्लाइकेट? ताकि जो मास सेल है वो ना टूटे और मास सेल के अंदर वाले लिकोट्राइन्स ना निकले बाहर। अब इसको स्टेबलाइज करने के हम सोडियम क्रोमोग्लाइकेट देते थे। और ये कैसे करता था कि ना, ये इनहिबिट करता था हिस्टामिन लिकोट्राइन को मास सेल से नहीं निकलने देता था। कैसे? इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, जब भी कोई चीज़ जो है तो वो फटने वाली होती है तो उसमें ना इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम आयन्स अंदर आते हैं और वो फट जाती है। तो ये क्या करता है? इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन को प्रिवेंट करता है और डीग्रेनुलेशन नहीं होने देता। जब मास सेल की डीग्रेनुलेशन नहीं होगी तो उसमें से कैसे निकलेंगे हिस्टामिन्स वगैरह, ठीक है। ये है मास्टर, ये मास्टर है, इसके अंदर बंधे हुए हैं सारे ये इंटरल्यूकिन वगैरह वगैरह वगैरह। इसको बंद ही रहने के लिए हम सोडियम क्रोमोग्लाइकेट देते हैं, ठीक हो गया ये जो है। तो